दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूर बताएं आपको मेरा कहानी कैसा लग रहा है। धन्यवाद। वीरेंद्र जी कुछ पल तक अभय को देखते रहे। उनके चेहरे पर गुस्सा अब थोड़ा कम था, लेकिन पिता होने के नाते सवाल अभी भी बहुत थे। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, ठीक है, मान लिया कि जबरदस्ती नहीं हुई, लेकिन एक बात बताओ अभय, तुमने शादी इतनी जल्दी क्यों की? अभय कुछ पल चुप रहा। उसने एक नजर निशा की तरफ देखा। निशा भी उसे ही देख रही थी। देविका जी ने कुछ पल तक अभय को घूरा, फिर अचानक उनकी नाराजगी थोड़ी कम हो गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली और सोफे पर बैठते हुए बोली, अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अभय ने चुपचाप उनकी तरफ देखा। देविका जी ने थोड़ी मायूसी के साथ कहा, लेकिन मेरे अरमान तो पूरे ही नहीं हुए। आराध्या तुरंत अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। अब क्या हुआ माँ? देविका जी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कितने सालों से सोच रखा था कि जब मेरे बेटे की शादी होगी, मैं कितनी सारी रस्में करूंगी। मेहंदी में नाचूंगी, संगीत में नाचूंगी, बारात में नाचूंगी। उन्होंने अभय की तरफ देखकर कहा, और सबसे ज्यादा तो मैंने सोचा था कि अपने बेटे की शादी में मैं खुद उसे घोड़ी पर बैठाऊंगी। युवराज धीरे से बोला, माँ, भाई घोड़ी पर बैठ भी जाते तो शायद घोड़ी डर जाती। कबीर की हंसी छूट गई। यूबी, वीरेंद्र जी ने उसे घूरा। तुम चुप रहो। युवराज तुरंत सीधा बैठ गया। देविका जी फिर दुखी होकर बोली, लेकिन इसने तो बिना बताए शादी कर ली। ना कोई शादी की तैयारी हुई, ना संगीत हुआ, ना मेरी बहू को तैयार करने का मौका मिला। निशा अब तक चुपचाप उन्हें देख रही थी। फिर वह धीरे से देविका जी के पास जाकर बैठ गई। उसने उनका हाथ अपने हाथों में लिया और मुस्कुराकर बोली, माँ, हमारी शादी में शायद आप अपनी सारी रस्में नहीं कर पाईं। देविका जी ने उसकी तरफ देखा। निशा ने आगे कहा, लेकिन अब मैं आ गई हूं ना। देविका जी की आंखों में हल्की चमक आई। मैं? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं। अब घर में जब भी किसी की शादी होगी, मैं भाभी होने की सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। उसने युवराज की तरफ देखा। सबसे पहले तो यूबी की शादी में। युवराज ने तुरंत कहा, भाभी, मेरी शादी की बात अभी से मत शुरू करो। निशा हंस पड़ी। क्यों? क्या डर लग रहा है? नहीं, बस। कबीर ने बीच में कहा, भाभी, इसकी शादी में सबसे ज्यादा काम आपको ही करना पड़ेगा। युवराज ने उसे घूरा। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? राघव हंसते हुए बोला, सच बोल रहा है। पूरा माहौल हल्का हो गया। निशा फिर देविका जी की तरफ मुड़ी। माँ, आप बस अपने सारे शौक पूरे करना। संगीत में जितना मन करे उतना डांस करना। मेहंदी में भी, हल्दी में भी, और अगर जरूरत पड़ी तो बारात में भी मैं आपके साथ डांस करूंगी। देविका जी की आंखें खुशी से चमक उठीं। सच में? निशा ने सिर हिलाया। बिल्कुल, अब आपकी बहू आ गई है, तो आपको अपने अरमान अधूरे रखने की कोई जरूरत नहीं। देविका जी ने तुरंत निशा को अपने गले से लगा लिया। कितनी समझदार बहू मिली है मुझे। उन्होंने निशा का माथा चूम लिया। फिर उन्होंने अभय की तरफ देखा और नकली गुस्से में बोली, अभय। अभय सीधा होकर बैठ गया। जी, माँ। देविका जी ने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अभय ने भौहें हल्की सी ऊपर उठाईं। सच? हाँ। फिर उन्होंने निशा को अपने पास और खींच लिया। सिर्फ इसलिए, क्योंकि मुझे इतनी प्यारी बहू मिल गई। युवराज तुरंत हंसते हुए बोला, तो भाई, आपकी सारी गलती माफ। कबीर ने कहा, भाई को पहली बार कोई फायदा मिला है। विवान बोला, वरना आज तो माँ की डांट से बचना मुश्किल था। राघव ने मुस्कुराकर कहा, और भाभी ने तो आते ही माँ का दिल जीत लिया। अभय ने चारों को देखा। तुम लोगों को बहुत मजाक सूझ रहा है। चारों तुरंत चुप हो गए। निशा ने अभय की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। देविका जी ने उसकी मुस्कान देख ली। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद अभय ने शादी चाहे जिस तरह की हो, लेकिन उसने मेरी जिंदगी में एक बहुत प्यारी बेटी जरूर ला दी है। वहीं निशा मन ही मन मुस्कुराई। नॉवल में तो इस फैमिली को लेकर इतना कुछ लिखा था, लेकिन असलियत में शायद कहानी कुछ और ही होने वाली है।
और अभय, वह चुपचाप अपनी माँ और निशा को देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शायद पहली बार उसे अपनी अचानक हुई शादी पर कोई पछतावा नहीं था। वीरेंद्र जी ने कुछ देर तक सबको देखा, फिर अपनी घड़ी की तरफ नजर डालते हुए बोले, ठीक है, अब हमें चलते हैं। निशा ने तुरंत उनकी तरफ देखा। पापा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वीरेंद्र जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, अपने घर। निशा थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई। लेकिन ये भी तो आपका घर है। वीरेंद्र जी हंस पड़े, ये घर तुम्हारे पति ने लिया है। उन्होंने आसपास देखते हुए कहा, तुम्हारा असली ससुराल तो राणा मैंशन है। वही हमारा पुश्तैनी मैंशन है। तुम्हारे दादा ससुर ने बनवाया था और कई पीढ़ियों से हमारा परिवार वहीं रहता आया है। निशा ने आश्चर्य से पूछा, तो निवारा? अभय ने शांत आवाज में कहा, निवारा मेरा पर्सनल मैंशन है। वीरेंद्र जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, हाँ, लेकिन फैमिली मैंशन अलग है। फिर उन्होंने निशा की तरफ प्यार से देखा, अब तुम हमारी बहू हो, इसलिए तुम्हें जल्दी ही हमारे पुश्तैनी घर में भी लेकर जाना है। निशा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। तभी देविका जी ने अभय की तरफ देखा। और सुनो, अभय ने उनकी तरफ देखा। जी, माँ, देविका जी ने कहा, शादी तो कर ली, बाकी रस्में कब पूरी करोगे? अभय कुछ कहता उससे पहले ही देविका जी ने अपना फोन निकाल लिया। मैं कल ही पंडित जी से बात करती हूँ। शादी की बाकी सारी रस्में प्रॉपर तरीके से होंगी। फिर उन्होंने निशा की तरफ देखा, बहू को लेकर हमारे घर आ जाना। निशा कुछ बोलती उससे पहले देविका जी ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे अपनी बहू की गृह प्रवेश की रस्म खुद करनी है। निशा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। जी माँ, वहीं खड़ा युवराज धीरे से बोला, तो अब दोबारा शादी होगी? कबीर ने तुरंत कहा, शादी नहीं, रस्में होंगी। युवराज ने कहा, लेकिन माँ का मूड देखकर लग रहा है पूरी शादी से कम कुछ नहीं होने वाला। विवान और राघव हंस पड़े। देविका जी ने युवराज को घूरा, तुम्हें बहुत मजाक सूझ रहा है। नहीं माँ। युवराज तुरंत चुप हो गया। तभी निशा ने बाहर अंधेरा होते देखा। उसने देविका जी से कहा, माँ, काफी रात हो गई है, आप लोग आज यहीं रुक जाए ना। देविका जी ने कहा, लेकिन बेटा, निशा ने प्यार से उनका हाथ पकड़ लिया, कल सुबह आराम से नाश्ता करके चले जाना। अभी इतनी रात में ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा। वीरेंद्र जी ने भी बाहर की तरफ देखा। वास्तव में रात काफी हो चुकी थी। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, आज यहीं रुक जाते हैं। निशा के चेहरे पर खुशी आ गई। रियली? देविका जी मुस्कुराईं। हाँ बेटा। फिर उन्होंने अभय की तरफ देखा। और तुम? अभय ने शांत भाव से कहा, मैं भी यही हूँ। युवराज तुरंत बोला, तो आज रात निवारा में फैमिली स्टे। कबीर ने हंसते हुए कहा, बस भाई का गुस्सा मैनेज करना पड़ेगा। अभय ने उसे घूरा। कबीर तुरंत सीधा हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा। निशा ये देखकर हंसने लगी। उसे पहली बार निवारा मैंशन इतना भरा भरा और अपना सा लग रहा था। कुछ ही देर पहले तक जहां वह खुद को इस नई दुनिया में अकेला समझ रही थी, अब वहां उसके आसपास लोग थे। एक माँ, जो उसे पहली ही मुलाकात में बेटी जैसा प्यार दे रही थी। एक पिता, जो भले ही सख्त थे लेकिन उसकी चिंता कर रहे थे। एक बहन, जो उसे अपनाने लगी थी। और 4 ऐसे दोस्त, जो अभय से डरते जरूर थे, लेकिन निशा के सामने बिल्कुल अलग हो जाते थे। निशा ने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, नॉवल में तो ये फैमिली इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन लगता है मेरी एंट्री के बाद कहानी सच में बदलने वाली है। निवारा मैंशन कमरे में। रात काफी हो चुकी थी। पूरा मैंशन धीरे धीरे शांत हो गया था। दिन भर की भागदौड़ के बाद सभी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। निशा भी अभय के साथ अपने कमरे में आई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, निशा ने राहत की सांस ली। फाइनली, वह अपनी साड़ी ठीक करते हुए आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से अभय की आवाज आई, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? निशा ने पलटकर देखा। अभय उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। निशा की धड़कन अचानक तेज हो गई। कहीं नहीं। वह तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गई।
अभय एक कदम आगे बढ़ा। निशा ने उसे आते देखा तो शरारत से पीछे हटने लगी। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तुम मुझसे भाग रही हो। मैं कहाँ भाग रही हूँ? अभी तो भाग रही हो। अभय ने उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। निशा खिलखिलाकर पीछे हट गई। पकड़कर दिखाए। अभय की आंखों में हल्की शरारत आई। चैलेंज। निशा ने अपनी भौहें उठाईं। शायद वो पीछे मुड़ी और 2 कदम भागी ही थी कि अचानक छर्रा उसकी साड़ी का पल्लू अभय के हाथ में आ गया। निशा वहीं रुक गई। अभय भी एकदम ठहर गया। दोनों ने नीचे देखा। साड़ी का पल्लू अभय के हाथ में था और उसकी पकड़ के कारण साड़ी का एक हिस्सा ढीला होकर खुल गया था। दोनों की आंखें एक साथ बड़ी हो गईं। निशा के चेहरे का रंग तुरंत लाल हो गया। अभय, उसकी आवाज में घबराहट भी थी और शर्म भी। अभय ने तुरंत पल्लू छोड़ दिया और नजरें दूसरी तरफ कर लीं। सॉरी, निशा ने जल्दी से साड़ी संभाली। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था अभय भी उसकी हार्टबीट सुन सकता है। कुछ पल तक कमरे में बिल्कुल खामोशी रही। फिर अभय ने उसकी तरफ देखा। तुम ठीक हो? निशा ने सिर झुकाए हुए कहा। हाँ। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन आप भी ना। अभय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने क्या किया? निशा ने उसे घूर कर देखा। आपने मेरा पल्लू पकड़ लिया। तुम भाग रही थी। तो मैंने पकड़ लिया। निशा ने होठों को दबाकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। आप बहुत परेशान करते हैं। अभय धीरे धीरे उसके करीब आया, लेकिन इस बार उसने दूरी बनाए रखी। और तुम बहुत जल्दी शर्माने लगी हो। निशा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। मैं शर्माती नहीं हूँ। अभय ने भौं उठाई। अच्छा, हाँ, तो अभी चेहरा लाल क्यों है? निशा ने तुरंत अपने गाल छू लिए। गर्मी लग रही है। अभय मुस्कुराया। कमरे में एक्ट चल रहा है। निशा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने झेपकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अभय ने धीमी आवाज में कहा, रिलैक्स। निशा ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में शरारत कम और सॉफ्टनेस ज्यादा थी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। निशा कुछ पल उसे देखती रही। उसकी धड़कन अब भी तेज थी, लेकिन इस बार वजह सिर्फ शर्म नहीं थी। उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। तो फिर मुझे परेशान करना बंद कीजिए। अभय ने कहा, ये कोशिश मुश्किल है। क्यों? क्योंकि तुम खुद बहुत क्यूट हो। निशा की आंखें बड़ी हो गईं। आप। अभय हल्का सा हंसा और पीछे हट गया। अब साड़ी ठीक से संभाल लो। निशा ने उसे घूरते हुए कहा। बहुत मजाक आता है ना आपको? अभय ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम्हारे साथ थोड़ा आता है। निशा ने साड़ी ठीक की और मन ही मन बोली, ये आदमी दिन में इतना सीरियस और रात में इतना शेमलेस कैसे हो जाता है? फिर उसने चुपके से अभय की तरफ देखा और उसके होठों पर खुद ब खुद एक छोटी सी मुस्कान आ गई। कमरे में कुछ देर तक दोनों के बीच वही हल्की सी ऑकवर्ड साइलेंस बनी रही। निशा ने जम्हाई लेते हुए अपनी आंखें मल लीं। मुझे नींद आ रही है। वह बेड की तरफ मुड़ी ही थी कि उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा खिसक गया। निशा को इसका ध्यान नहीं गया, लेकिन अभय की नजर उस पर पड़ गई। अभय ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी सांस ली। ये लड़की सच में मुझे पागल कर देगी। उसने बिना कुछ कहे अपने कपड़े उठाए और सीधे बाथरूम की तरफ चला गया। निशा ने उसे जाते हुए देखा। अजीब आदमी है। वो अपने बेड के पास बैठ गई। कुछ देर बाद अभय वापस आया। उसने देखा कि निशा सोने के बजाय आराम से बेड पर बैठी हुई किताब पढ़ रही थी। अभय ने भौं उठाए। तुम्हें तो नींद आ रही थी। निशा ने किताब से नजर हटाए बिना कहा। हाँ, आ रही थी। फिर पन्ना पलटते हुए बोली, अब नहीं आ रही। अभय ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कमाल है। वह बेड पर बैठा और दोनों हाथ ऊपर करके खुद को स्ट्रेच किया। निशा की नजर उसकी तरफ गई। आपने स्ट्रेच क्यों किया? अभय ने अपनी कमर सीधी करते हुए कहा। आज लगातार मीटिंग्स थीं। कमर और पीठ थोड़ी दर्द कर रही है। निशा ने तुरंत किताब बंद कर दी। इतना काम क्यों करते हैं आप? अभय ने उसे देखा। काम है। निशा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, आप लेट जाइए।
निशा ने सहजता से कहा। मैं मसाज कर देती हूँ। अभय ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अपना वजन देखा है? निशा ने तुरंत आंखें छोटी करके उसे घूरा। एक्सक्यूज मी। अभय ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कुछ नहीं। निशा ने हाथ कमर पर रखा। अभी आपने क्या कहा? अभय चुपचाप बेड पर लेट गया। कुछ नहीं कहा। निशा ने उसे कुछ सेकंड्स तक घूरा, फिर बुदबुदाए, बहुत एटीट्यूड है। वह बेड पर खड़ी हो गई। अब चुपचाप लेटिए। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभय के पीठ पर खड़ी हो गई। एक हाथ से उसने अपनी साड़ी को संभालकर थोड़ा ऊपर किया और दूसरे हाथ से बेड का सहारा लेकर अपना बैलेंस बनाया। फिर वह अपने पैरों से उसकी पीठ और कंधों पर हल्का दबाव देने लगी। अभय ने आंखें बंद कर लीं। निशा ने धीरे धीरे उसकी पीठ और कंधों पर मसाज करना शुरू किया। शुरुआत में अभय बिल्कुल स्टिल पड़ा रहा, लेकिन कुछ ही पल बाद उसके चेहरे की टेंशन धीरे धीरे कम होने लगी। निशा पूरे ध्यान से उसकी पीठ के मसल्स पर हल्का प्रेशर दे रही थी। यहाँ ज्यादा दर्द है? अभय ने आंखें बंद किए हुए कहा। थोड़ा। निशा ने प्रेशर थोड़ा कम कर दिया। अब बेटर। निशा मुस्कुराई। देखा, मेरी मसाज अच्छी है? अभय ने आंखें खोले बिना कहा। निशा ने उसकी पीठ पर चलते हुए कहा। वैसे आपको आराम भी करना चाहिए। हर वक्त काम करना अच्छी बात नहीं है। वह धीरे धीरे अपने पैरों से उसकी पीठ के अलग अलग हिस्सों पर हल्का प्रेशर देती रही। उसके पैरों में बंदी पायल हर बार उसके कदमों के साथ हल्की सी छनकती। छन छन। कमरे की शांति में पायल की वह धीमी आवाज बेहद सूदिंग लग रही थी। अभय ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, तुम्हारी पायल की आवाज अच्छी है। निशा ने तुरंत कहा, मतलब मसाज से ज्यादा पायल पसंद आ रही है। अभय के होठों पर हल्की मुस्कान आई। दोनों। निशा मुस्कुरा दी। कुछ देर तक वह बिना कुछ बोले मसाज करती रही। अभय के चेहरे की थकान धीरे धीरे कम होने लगी। निशा ने महसूस किया कि उसकी सांसें भी अब पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड थीं। निशा ने थोड़ा झुककर देखा। अभय। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सो गए क्या? अभय ने आंखें बंद रखकर धीमे से कहा। नहीं। निशा ने हंसते हुए कहा। झूठ। अभय ने आंखें खोले बिना कहा। मसाज अच्छी है, इसलिए बोलने का मन नहीं कर रहा। निशा कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर हल्की सी शाई स्माइल आ गई। फिर उसने धीरे से कहा, तो चुपचाप एंजॉय कीजिए। अभय के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। उस रात पहली बार दोनों के बीच कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस एक छोटी सी मसाज, पायल की हल्की छन छन, और दो लोगों के बीच बढ़ती हुई एक अनकही कंफर्ट की फीलिंग। शायद रिश्ता प्यार से पहले सुकून बनकर शुरू हो रहा था। थोड़ी देर बाद निशा धीरे से अभय की पीठ से नीचे उतर आई। उसने देखा कि अभय की आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर दिन भर की थकान अब काफी कम नजर आ रही थी। निशा ने प्यार से उसके ऊपर ब्लैंकेट ठीक किया और फिर बेड के दूसरी तरफ जाकर लेट गई। उसने अभी आंखें बंद ही की थी कि अचानक अभय ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अभय। निशा संभलती, उससे पहले ही वो उसके करीब आ गई। अभय ने उसे अपनी बाहों में आराम से थाम लिया और अपना सिर निशा के सीने पर रख दिया। निशा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। आप ये क्या कर रहे हैं? अभय ने आंखें बंद किए हुए ही धीमी आवाज में कहा। सो रहा हूँ, लेकिन ऐसे। निशा ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन अभय ने उसकी कमर के पास अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर ली। आज बहुत थक गया हूँ। उसकी आवाज में पहली बार वह सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मासूमियत थी। निशा का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा। कुछ पल बाद अभय ने आंखें खोले बिना मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट वाइफी। निशा की आंखें बड़ी हो गईं। वाइफी? अभय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरी वाइफ। निशा ने उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से मुस्कुराने लगी। गुड नाइट मिस्टर हस्बैंड। अभय के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। कमरे में फिर खामोशी छा गई। बाहर रात की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को हल्के हल्के हिला रही थी और कमरे में सिर्फ दोनों की शांत होती सांसों की आवाज थी।
निशा ने धीरे से अभय के बालों पर हाथ फेरा। शायद इस कहानी का विलन उतना बुरा नहीं है जितना मैंने नॉवल में पढ़ा था। और उसी एहसास के साथ वह भी उसकी बाहों में सुकून से आंखें बंद कर सो गई। दूसरी तरफ इंडिया प्राइवेट एयरपोर्ट। दूर आसमान में उड़ता हुआ एक प्राइवेट जेट धीरे धीरे नीचे आने लगा। कुछ ही पलों बाद उसके पहिए रनवे को छू गए। शश। रनवे पर हल्का धुआं उठता हुआ जेट कुछ दूरी तय करने के बाद आखिरकार रुक गया। जेट का दरवाजा खुला। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स सबसे पहले बाहर निकले। सभी ने ब्लैक यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उनके चेहरे पूरी तरह सीरियस थे। इसके बाद वह अनजान आदमी धीरे धीरे जेट से बाहर आया। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि बिना कुछ कहे भी उसके आसपास का माहौल बदल गया। लंबा कद, शार्प फीचर्स और चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस। उसने व्हाइट शर्ट पहन रखी थी, जिसकी स्लीव्स हल्की सी फोल्डेड थीं। उसकी कलाई पर बंधी आरआर की घड़ी की चमक में साफ दिखाई दे रही थी। वो कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा और गहरी सांस ली। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, इस देश की हवा में ही कुछ अलग सुकून है। उसकी नज़र सामने खड़ी सिक्योरिटी टीम पर गई। रनवे के दोनों तरफ यूनिफॉर्म में कई गार्ड्स बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में खड़े थे। जैसे ही वह उनके पास से गुजरने लगा, सभी ने एक साथ सिर झुका दिया। वेलकम बैक सर। उसने किसी को जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी नज़र उन पर डाली और आगे बढ़ गया। कुछ कदम दूर एक ब्लैक लग्जरी कार उसका इंतजार कर रही थी। ड्राइवर ने तुरंत आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। वह आदमी बिना जल्दबाजी के पीछे की सीट पर बैठ गया। दरवाजा बंद होते ही उसके पीछे एक एक करके कई ब्लैक कार्स आकर रुक गईं। कुछ कार्स में उसके पर्सनल गार्ड्स थे और कुछ में उसके ट्रस्टेड मैन। कुछ ही सेकंड में पूरा कॉन्वॉय तैयार था। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। सर, सीधे रेजिडेंस। उस आदमी ने अपनी नज़र विंडो के बाहर टिकाए हुए कहा। नहीं। एक पल रुककर उसके होठों पर हल्की, रहस्यमयी मुस्कान आई। पहले एक जगह जाना है। ड्राइवर ने सिर झुका दिया। जी सर। अगले ही पल पहली कार रनवे से बाहर निकल गई। उसके पीछे बाकी कार्स भी एक के बाद एक चल पड़ी। कुछ ही देर में पूरा कॉन्वॉय प्राइवेट एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका था। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए उस आदमी की आंखों में अजीब सी चमक थी। भारत लौटने की खुशी उसके चेहरे पर थी, लेकिन उसके पीछे छिपा कोई पुराना हिसाब भी साफ नजर आ रहा था। उसने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली और धीमे से मुस्कुराया। बहुत साल हो गए, दोस्त। उसकी आंखों में अचानक गंभीरता उतर आई। अब मिलते हैं, अभय सिंह राणा। अगली सुबह निवारा मैंशन। सुबह की हल्की सुनहरी धूप बड़ी बड़ी खिड़कियों से होते हुए कमरे के अंदर फैल रही थी। सफेद पर्दे हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे और पूरे कमरे में एक शांत सा माहौल था। बेड पर निशा अब भी गहरी नींद में थी। रात देर तक जागने और फिर अभय की थकान दूर करने के बाद उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। लेकिन अभय की नींद उससे पहले खुल चुकी थी। वो कुछ देर तक बिना हिले निशा को देखता रहा। निशा का सिर अब भी उसके कंधे के पास था और एक हाथ अनजाने में उसकी शर्ट को पकड़े हुए था। अभय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वह धीरे से उसके चेहरे के पास आए बालों की एक लट हटाने लगा। निशा नींद में थोड़ा सा हिली और फिर उसकी तरफ और करीब हो गई। अभय कुछ पल उसे देखता रहा। कल तक ये लड़की मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी, और अब उसने अपनी सोच वहीं रोक दी। उधर निशा ने नींद में करवट बदली और अचानक उसकी आंखें खुल गईं। सबसे पहले उसकी नजर अभय पर पड़ी। फिर उसे याद आया कि वह किस तरह उसके करीब सो रही थी। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। ओह गॉड! वह धीरे से पीछे हटने लगी, लेकिन अभय ने उसकी कलाई पकड़ ली। इतनी सुबह सुबह भागने की कोशिश। निशा ने घबराकर कहा, मैं बस उठने वाली थी। तो उठ जाओ। अभय ने उसकी कलाई छोड़ दी। निशा जल्दी से बेड से उठी और अपने बाल ठीक करने लगी। गुड मॉर्निंग, अभय ने मुस्कुराकर कहा। गुड मॉर्निंग, वाइफी। निशा ने तुरंत उसे घूरा। सुबह सुबह शुरू मत हो जाए। अभय हल्का सा हंस पड़ा। निशा वार्डरोब की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक उसकी नज़र कमरे की खिड़की से बाहर गई।
पूरा निवारा मैंशन सुबह की रोशनी में बेहद खूबसूरत लग रहा था। निशा ने मन ही मन सोचा, एक तरफ मुझे इस नॉवल की पूरी कहानी पता है और दूसरी तरफ हर दिन कुछ ऐसा हो रहा है जो ओरिजिनल स्टोरी में था ही नहीं। उसने पीछे मुड़कर अभय को देखा। अभय अब अपना फोन देख रहा था। उसी समय उसके फोन पर एक कॉल आया। अभय ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। अभय का चेहरा धीरे धीरे सीरियस हो गया। कब? वो कुछ देर अधर की बात सुनता रहा। निशा ने ये सुन लिया। उसने हैरानी से अभय की तरफ देखा। अभय ने कॉल काटा और उसकी नजर सीधे निशा से मिली। निशा ने पूछा, क्या हुआ? अभय ने कुछ पल उसे देखा, फिर शांत आवाज में बोला, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में साफ था, कुछ तो हुआ था। जल्दी नीचे चलो, माँ पापा इंतजार कर रहे हैं। हाँ चाहिए। कुछ ही देर में निशा और अभय भी तैयार होकर नीचे आ गए। निशा ने आज हल्के रंग की साड़ी पहनी थी। बालों को उसने खुले ही रखा था और कानों में छोटे से इयररिंग्स थे। उसका लुक सिंपल था, लेकिन उसकी मासूम मुस्कान उसे और खूबसूरत बना रही थी। अभय हमेशा की तरह अपने फॉर्मल लुक में था, डार्क शर्ट, ट्राउजर्स और रिस्ट पर अपनी वॉच। दोनों डाइनिंग एरिया में पहुंचे तो बाकी लोग पहले से ही ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। नाश्ता खत्म होते ही देविका जी और वीरेंद्र जी अपने मैंशन के लिए निकल गए। आराध्या भी उनके साथ चली गई। कबीर, विवान और राघव भी कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकल गए। युवराज को भी अभय ने एक जरूरी काम के लिए ऑफिस भेज दिया। धीरे धीरे पूरा मैंशन शांत हो गया। अब वहां सिर्फ अभय और निशा थे। अभय अपने फोन पर कुछ मेल्स चेक करते हुए बाहर जाने लगा। तभी पीछे से निशा की आवाज आई, सुनिए। अभय रुक गया। वो पलटकर निशा की तरफ देखने लगा। क्या हुआ? निशा थोड़ा झिझकते हुए उसके पास आई। आज मैं आपके ऑफिस आ सकती हूँ? अभय ने भौं उठाई। ऑफिस? हाँ, निशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं आपके लिए लंच लेकर आऊंगी। फिर थोड़ी एक्साइटेड होकर बोली, और मुझे आपको कुछ दिखाना भी है। अभय ने कुछ पल उसे देखा। कुछ दिखाना है? निशा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। अभय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ठीक है। निशा ने राहत की सांस ली। तो मैं आज जाऊं? अभय उसके करीब आया। उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में बोला, तुम क्वीन हो। निशा ने हैरानी से उसे देखा। अभय ने आगे कहा, जो मर्जी करो, मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। निशा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। रियली? रियली? तो फिर आज लंच मैं आपके साथ ही करूंगी। कर लेना। निशा खुशी से मुस्कुरा दी। अभय जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर वापस उसकी तरफ आया। उसने धीरे से निशा के फॉरहेड पर एक हल्का सा किस किया। सी यू एट लंच। निशा कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। अभय मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही निशा ने अपने माथे को छुआ और उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। ये आदमी भी ना। फिर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। अब इन्हें मेरा सरप्राइज तो जरूर मिलेगा। वह तुरंत अपने कमरे की तरफ चली गई। कुछ घंटों बाद निशा दिमाग में सुबह से ही एक ही बात चल रही थी। आज अभय को अपना डिजाइन दिखाऊंगी। वह अपने ज्वेलरी डिजाइन्स को लेकर काफी एक्साइटेड थी। उसने अपने स्केचबुक में बनाए हुए कुछ नए डिजाइन्स निकाले और एक एक करके उन्हें देखने लगी। एक डिजाइन देखकर उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आ गई। ये वाला परफेक्ट है। फिर उसने दूसरा स्केच निकाला। और ये, अगर इसमें थोड़ा डायमंड डिटेलिंग करूं तो और अच्छा लगेगा। निशा को ज्वेलरी डिजाइनिंग का काफी एक्सपीरियंस था। हालांकि इस दुनिया में आने के बाद उसने अभी तक किसी को अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी के बारे में ज्यादा नहीं बताया था। वह सिर्फ इतना जानती थी कि वह इस दुनिया की निशा है। लेकिन उसके अंदर की खुशी अब भी वही थी, एक स्पेशल फोर्सेस मेंबर और साथ ही एक टैलेंटेड ज्वेलरी डिजाइनर। उसने स्केचबुक बंद की और किचन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद किचन में हलचल शुरू हो गई। निशा ने खुद अपने हाथों से लंच तैयार करना शुरू कर दिया। आज देखते हैं मिस्टर हस्बैंड को मेरा खाना कैसा लगता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। करीब 1 घंटे बाद लंच तैयार था।
उसने खाना अच्छी तरह से पैक करवाया और फिर अपने लिए भी एक छोटा सा बॉक्स तैयार किया। इसके बाद उसने अपना स्केचबुक भी बैग में रखा। लेकिन तभी उसकी नज़र मीरा पर पड़ी। वो खुद को देखकर सोचने लगी, ऑफिस जा रही हूँ तो थोड़ा प्रेजेंटेबल तो लगना चाहिए। उसने अपनी साड़ी ठीक की, बालों को नीटली सेट किया और हल्का सा मेकअप किया। फिर बैग उठाकर नीचे आ गई। एक ड्राइवर पहले से ही तैयार था। मैम, गाड़ी रेडी है। निशा ने सिर हिलाया। ठीक है। वह गाड़ी में बैठ गई। दूसरी तरफ राणा इंडस्ट्रीज। एक विशाल ग्लास बिल्डिंग के सामने ब्लैक लग्जरी कार्स लगातार आ जा रही थीं। बिल्डिंग के एंट्रांस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, राणा इंडस्ट्रीज। अंदर का माहौल पूरी तरह प्रोफेशनल था। एम्प्लॉइज अपने काम में बिजी थे। लेकिन जैसे ही अभय लॉबी में दाखिल हुआ, पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। अभय ने बिना किसी को देखे सीधे एलिवेटर की तरफ कदम बढ़ाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एम्प्लॉइज उसे देखकर रेस्पेक्टफुली ग्रीट कर रहे थे। अभय ने बस हल्का सा सिर हिलाया। कुछ ही सेकंड्स में एलिवेटर का दूर बंद हुआ। अभय का कैबिन। अभय अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसके सामने कई इंपॉर्टेंट फाइल्स रखी थीं। कबीर, विवान और राघव भी उसके साथ थे। कबीर ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। भाई, ये सिंगापुर वाला प्रोजेक्ट है। अभय ने फाइल खोली। विवान ने कहा, अगर ये डील फाइनल हो गई तो कंपनी को काफी फायदा होगा। अभय ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे। मीटिंग 2 बजे रखो। ओके। तभी अभय का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी। निशा कॉलिंग। उसके चेहरे पर तुरंत हल्की मुस्कान आ गई। कबीर ने ये नोटिस कर लिया। उसने विवान को कोहनी मारी। देख रहा है, विवान ने धीरे से कहा। भाभी का कॉल है। राघव मुस्कुराया। अब बॉस का मूड अच्छा रहेगा। अभय ने तीनों को घूरा। कुछ कहा। तीनों एक साथ बोले, नहीं। अभय ने कॉल उठाया। हाँ, बोलो। दूसरी तरफ निशा की आवाज आई। मैं ऑफिस के लिए निकल गई हूँ। ठीक है, आराम से आना। दूसरी तरफ शहर की सड़कें। निशा कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बिजी रोड्स, ट्रैफिक सिग्नल्स और लोगों की भीड़ देखकर वह कुछ पल के लिए बिल्कुल खो गई। उसने मन ही मन सोचा, ये दुनिया तो बिल्कुल असली दुनिया जैसी है। सिर्फ कैरेक्टर्स और कहानी अलग हैं। उसकी नज़र एक बड़े साइनबोर्ड पर पड़ी। वह शहर का वही नाम था जो उसकी असली दुनिया में भी था। निशा की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। मतलब सिर्फ लोग और कहानी बदली है, बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। तभी ड्राइवर ने अचानक रियर व्यू मिरर में देखा। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। निशा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। वह बार बार पीछे देख रहा था। निशा ने भी पीछे मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर 3 ब्लैक एसयूवीएस उनकी कार के पीछे आ रही थीं। निशा की आंखें सिकुड़ गईं। कब से पीछा कर रही हैं? ड्राइवर ने गंभीर आवाज में कहा। कुछ मिनटों से, मैम। तभी पीछे से एक और गाड़ी तेज रफ्तार से आगे आई। फिर दूसरी, और देखते ही देखते 4-5 गाड़ियों ने उनकी कार को चारों तरफ से घेर लिया। SKRRRREECH। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया। निशा का शरीर आगे की तरफ झटका खाकर रुका। उसने सीट पकड़ ली। क्या हो रहा है? ड्राइवर तुरंत बाहर निकला। अगले ही पल चारों तरफ से कई आदमी अपनी गाड़ियों से उतर आए। उनमें से एक ने चिल्ला कर कहा, लड़की को बाहर निकालो। ड्राइवर ने तुरंत कार का दरवाजा बंद किया और उनके सामने खड़ा हो गया। मैडम, अंदर ही रहिए। लेकिन सामने वाले लोग संख्या में बहुत ज्यादा थे। एक साथ कई लोग ड्राइवर पर टूट पड़े। ड्राइवर ने 2 लोगों को पीछे धकेला, तीसरे का हाथ पकड़कर उसे नीचे गिराया। लेकिन पीछे से किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। वह लड़खड़ाया। एक और आदमी ने उसे मुक्का मारा। ड्राइवर जमीन पर गिर गया। अरे! निशा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा। मैडम, हमारे साथ चलिए। बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। निशा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। और अगर मैं ना कहूँ? वह आदमी मुस्कुराया, तो हमें फोर्स करना पड़ेगा।
निशा ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, फिर बिल्कुल शांत आवाज में बोली, ट्राई कर लो। वो आदमी आगे बढ़ा। उसने निशा की कलाई पकड़ने की कोशिश की, लेकिन निशा ने उसका हाथ झटक दिया और एक तेज किक उसके पैर पर मारी। वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। दूसरा आदमी पीछे से उसकी तरफ दौड़ा। निशा तुरंत घूमी। उसने उसका हाथ पकड़कर उसकी मोमेंटम का इस्तेमाल किया और उसे जमीन पर पटक दिया। धड़ाम। तीसरा आदमी सामने से आया। निशा झुकी और उसके वार से बचते हुए उसके पेट पर जोरदार पंच मारा। वो पीछे जाकर दूसरी गाड़ी से टकरा गया। बाकी लोग कुछ पल के लिए रुक गए। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक लड़की अकेले इतने लोगों के सामने खड़ी होकर उनसे भिड़ जाएगी। एक आदमी चिल्लाया, सब मिलकर पकड़ो इसे। अगले ही पल कई लोग एक साथ उसकी तरफ दौड़े। निशा की आंखों में अब डर का नाम तक नहीं था। उसने अपने स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग के सारे इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट कर दिए। पहला हमला, उसने बचते हुए सामने वाले की कलाई पकड़ी और उसे घुमा दिया। दूसरा, उसकी कोहनी सीधे दूसरे अटैकर के शोल्डर पर लगी। तीसरा, एक आदमी ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन निशा ने अपना वजन नीचे किया और उसे पलटकर जमीन पर गिरा दिया। धड़ाम। एक और आदमी ने उसके ऊपर वार किया। निशा पीछे हटी। वार खाली गया। उसने तुरंत काउंटर किया और उसे भी जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही सेकंड में सड़क पर 4-5 आदमी घायल होकर पड़े थे, लेकिन अभी भी कई लोग खड़े थे। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, इसे हल्के में मत लेना। निशा ने अपनी मुट्ठियां बांधी। उसकी आंखों में वही कोल्ड कॉन्फिडेंस लौट आया जो उसके स्पेशल फोर्सेस मिशंस के वक्त होता था। तुम लोगों ने गलत लड़की को टारगेट किया है। वो आगे बढ़ी। कुछ मिनट तक सड़क पर सिर्फ लड़ाई की आवाजें सुनाई देती रहीं। धड़ाम, ठक, आह, एक एक करके सारे अटैकर्स जमीन पर गिरते चले गए। आखिर में सिर्फ वही आदमी बचा जिसने सबसे पहले कहा था कि निशा को बॉस के पास ले जाना है। वो डरते हुए पीछे हटने लगा। तुम आखिर हो कौन? निशा ने उसके करीब जाकर शांत आवाज में कहा, जिसे तुम कमजोर समझकर उठाने आए थे। उसने आदमी को जमीन पर गिराया और उसकी कॉलर पकड़कर पूछा, तुम्हारा बॉस कौन है? वह आदमी चुप रहा। निशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नाम बताओ। दूसरी तरफ राणा इंडस्ट्रीज। अभय अपने कैबिन में बैठा कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स देख रहा था। उसके सामने कबीर, विवान और राघव भी बैठे हुए थे। मीटिंग लगभग खत्म होने वाली थी कि तभी अभय का फोन जोर से बज उठा। ट्रिंग ट्रिंग। अभय ने बिना ज्यादा सोचे फोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कॉलर आईडी पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कुछ सेकंड तक वह स्क्रीन को घूरता रहा। कबीर ने तुरंत पूछा, क्या हुआ भाई? अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कॉल रिसीव किया और फोन को स्पीकर पर रख दिया। अगले ही पल दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, कैसे हो मेरे दोस्त? कमरे का माहौल एकदम बदल गया। वह आवाज सुनते ही कबीर, विवान और राघव के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह आवाज थी विक्रम राठौर की। विक्रम हंसते हुए बोला, सुना है तुमने शादी कर ली है। अभय की मुट्ठियां कस गईं। विक्रम ने बिना रुके आगे कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्त। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडी हंसी आ गई। लेकिन एक बात सुनी है, तुम्हारी नई नवेली बीवी इस वक्त अकेली अपनी गाड़ी में है। अभय की आंखों में अचानक गुस्सा उतर आया। कबीर तुरंत अपनी चेयर से खड़ा हो गया। ये, विवान ने भी गंभीर होते हुए कहा। विक्रम। दूसरी तरफ से विक्रम की हंसी सुनाई दी। हाँ, वही विक्रम जिसे तुम लोग भूल गए थे। अभय ने दांत भींचते हुए कहा। विक्रम राठौर। उसकी आवाज इतनी भारी और गुस्से से भरी थी कि कमरे में बैठे तीनों दोस्त भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। अगर मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया ना, अभय की आंखों में खतरनाक चमक थी, तो तुम्हारी खैर नहीं। विक्रम ने जैसे उसकी धमकी का मजा लेते हुए कहा। अरे दोस्त, इतनी जल्दी गुस्सा? मैं तो बस तुम्हारी वाइफ से मिलने की सोच रहा था। अभय अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। विक्रम की आवाज अब और ठंडी हो गई। मेरी खैर की चिंता बाद में करना, पहले अपनी बीवी को बचाओ।
अभय का चेहरा सख्त हो गया। निशा को कुछ हुआ तो? विक्रम ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तो क्या करोगे? फिर कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, जल्दी करो अभय। क्लिक। कॉल कट गया। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। अभय ने तुरंत अपना फोन उठाया और निशा को कॉल किया। कॉलिंग। कोई आंसर नहीं। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। नहीं। उसने दोबारा कॉल किया, फिर भी कोई जवाब नहीं। अभय ने तुरंत कबीर की तरफ देखा। गाड़ी तैयार करवाओ। कबीर ने बिना एक सेकंड गनवाए कहा। अभी। विवान ने अपना फोन निकाला। मैं सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करता हूँ। राघव ने कहा, मैं नियरबाई रूट्स चेक करता हूँ। अभय ने कुछ नहीं कहा। वह तेजी से कैबिन से बाहर निकल गया। तीनों दोस्त उसके पीछे भागे। पूरी ऑफिस फ्लोर पर हलचल मच गई। एम्प्लॉयज ने पहली बार अपने बॉस को इतनी तेजी से चलते हुए देखा था। अभय और उसके तीनों दोस्त लिफ्ट में घुसे। अभय लगातार निशा का नंबर डायल कर रहा था। कॉलिंग। कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसकी बेचैनी अब साफ दिखाई दे रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, भाई, कुछ नहीं होगा उसे। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस फोन को कसकर पकड़े रहा। लिफ्ट का डिस्प्ले तेजी से नीचे जा रहा था। 10, 8, 5, 2, ग्राउंड फ्लोर। दरवाजा खुला। अभय और तीनों लगभग दौड़ते हुए बाहर निकले। रिसेप्शन पर बैठे एम्प्लॉयज हैरान होकर उन्हें देखने लगे। सर, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अभय ऑफिस का मैं दूर पार करने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। वो वहीं रुक गया। सामने निशा खड़ी थी। उसके हाथ में लंच बॉक्स था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अभय की आंखें कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गईं। उसे जैसे यकीन ही नहीं हुआ। निशा। निशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अभय। अगले ही पल अभय तेजी से उसके पास गया। उसने बिना किसी की परवाह किए निशा को अपनी बाहों में भर लिया। निशा की आंखें बड़ी हो गईं। अभय, क्या हुआ? अभय ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बेचैनी से पूछा। तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? निशा उसकी हालत देखकर हैरान थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभय ने उसे एक बार फिर देखा। सच? हाँ। कहीं लगी तो नहीं? निशा ने सिर हिलाया। नहीं। अभय ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी शांति आई। पीछे खड़े कबीर, विवान और राघव भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। कबीर ने निशा को ऊपर से नीचे तक देखा। भाभी, सच में ठीक हैं? हाँ। विवान ने पूछा, कोई चोट? बिल्कुल नहीं। राघव ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड। लेकिन दूसरी तरफ पूरी ऑफिस स्टाफ यह नजारा देखकर लिटरली शॉक में थी। जिस बॉस के सामने कोई एम्प्लॉय ठीक से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं करता था, वही अभय सिंह राणा इस वक्त सबके सामने एक लड़की को अपनी बाहों में लिए खड़ा था। और उसकी आवाज में सिर्फ एक चीज थी, चिंता। एम्प्लॉयज एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। एक एम्प्लॉय ने धीरे से दूसरे से पूछा, ये मैडम कौन है? दूसरे ने फुसफुसाकर कहा, सुना है, बॉस की वाइफ हैं। पहले एम्प्लॉय की आंखें और बड़ी हो गईं। बॉस की वाइफ? उधर निशा अब भी अभय को देखकर कंफ्यूज्ड थी। उसने धीरे से पूछा, आप इतने परेशान क्यों हो गए थे? अभय ने कुछ पल उसे देखा। वो अभी उसे विक्रम के बारे में बताना नहीं चाहता था। बस इतना कहा, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? निशा ने अपना फोन देखा। ओह, उसने माथे पर हाथ रखा। शायद साइलेंट पर था। कबीर ने गहरी सांस ली। भाभी, आपने आज तो हम सबकी जान ही निकाल दी। निशा ने हैरानी से पूछा, लेकिन हुआ क्या? अभय ने उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे उसका लंच बॉक्स अपने हाथ में ले लिया। पहले अंदर चलो। निशा ने उसकी आंखों में देखा। अब उसे साफ महसूस हो रहा था, अभय सिर्फ परेशान नहीं था, वो सच में डर गया था कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो। अभय निशा का हाथ पकड़ लिफ्ट के तरफ बढ़ गया। पांचों लिफ्ट में गए और बटन दबाया। अभय की हॉट बीट अभी तेज थी। केबिन में पहुंचते ही सबने राहत की सांस ली। अभय सीधे सोफे पर जाकर बैठ गया और निशा को अपने पास ही बैठा लिया।
लेकिन इस बार भी उसने निशा का हाथ नहीं छोड़ा था। उसकी उंगलियां अब भी निशा की उंगलियों में फंसी हुई थीं, जैसे कुछ देर पहले जो डर उसके अंदर आया था वह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। निशा ने पहले अपने हाथ की तरफ देखा, फिर अभय की तरफ। फिर उसने सामने बैठे कबीर, विवान और राघव को देखा। तीनों के चेहरे पर भी अब राहत थी। कुछ सेकंड बाद निशा ने आखिरकार पूछ ही लिया, अभय, ये विक्रम राठौर कौन है? अभय की नजर तुरंत उसकी तरफ उठी। निशा ने आगे पूछा, अभी जो आपको कॉल आया था वो उसी का था ना? अभय कुछ पल चुप रहा। निशा ने फिर कहा, और क्या इसी वजह से आप लोग ऑफिस से भागते हुए नीचे आए थे? कबीर, विवान और राघव ने एक दूसरे को देखा। तीनों के चेहरे पर एक ही सवाल था, निशा को ये सब कैसे पता? अभय ने भी हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि हम उसी की वजह से नीचे आए थे? निशा ने बिल्कुल सहजता से जवाब दिया, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रही थी तब वह थोड़ी देर के लिए रुकी। कुछ लोगों ने मेरी कार को रोक लिया था। अभय की आंखें तुरंत गंभीर हो गईं। क्या? उसकी पकड़ निशा के हाथ पर अनजाने में थोड़ी मजबूत हो गई। निशा ने कहा, उन्होंने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। मेरे ड्राइवर ने मुझे बचाने के लिए उनसे फाइट भी की, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे। आखिर में ड्राइवर बेहोश हो गया। कबीर तुरंत आगे झुक गया। भाभी, आपका किडनैपिंग अटेम्प्ट हुआ और आप ये बात इतनी कैजुअली बता रही हैं। विवान ने हैरानी से कहा, आपको डर नहीं लगा? निशा ने हल्की मुस्कान के साथ कंधे उचकाए। डरने का टाइम ही नहीं मिला। राघव ने सिर पकड़ लिया। भाभी, आप ऐसे बता रही हैं जैसे कोई मूवी की स्टोरी सुना रही हूँ। निशा हंस दी। अरे, मैं ठीक तो हूं ना? अभय ने उसकी तरफ देखा। लेकिन तुमने हमें बताया क्यों नहीं? निशा ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब बता रही हूं ना? कबीर ने कहा, भाभी, आप सच में अलग लेवल की हैं। निशा ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे, अभय सिंह राणा की वाइफ हूँ। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, ऐसे छोटे मोटे सिचुएशंस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, वरना नाम किसका खराब होगा। एक पल की खामोशी के बाद चारों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। विवान ने सिर हिलाया, ये बात तो सही है। फिर निशा ने वापस अपनी बात पर आते हुए पूछा, लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए, ये विक्रम राठौर कौन है? अभय ने कुछ पल चुप रहने के बाद आखिरकार कहना शुरू किया, विक्रम मेरा बचपन का दोस्त है। निशा की भौहें ऊपर उठ गईं। बचपन का दोस्त? उसने हैरानी से पूछा, तो फिर आज वो आपका दुश्मन क्यों है? अभय की आंखों में पुरानी यादों की एक परछाई आई। विवान ने धीमे से कहा, इन दोनों की दुश्मनी कॉलेज खत्म होने के बाद शुरू हुई थी। निशा ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि इतने सालों की फ्रेंडशिप दुश्मनी में बदल गई? कमरे में कुछ पल खामोशी रही। फिर कबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, एक लड़की की वजह से। निशा ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। कबीर आगे बोला, कॉलेज में विक्रम की एक गर्लफ्रेंड थी। हमें शुरू से लगता था कि वो लड़की विक्रम से प्यार नहीं करती थी। उसे सिर्फ उसके पैसे और स्टेटस से मतलब था। राघव ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन विक्रम उसके प्यार में इतना डूब चुका था कि उसे हमारी कोई बात समझ ही नहीं आती थी। विवान ने कहा, हम उसे समझाते थे कि थोड़ा संभल कर रहो, लेकिन वो उल्टा हमसे ही लड़ने लगता था। कबीर ने सिर हिलाया। एक बार तो उसने हमारे सामने साफ कह दिया था कि अगर हम उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बोलेंगे तो वो हमसे रिश्ता खत्म कर देगा। निशा ध्यान से सब सुन रही थी। फिर राघव ने कहा, और बात सिर्फ इतनी नहीं थी। एक दिन उस लड़की ने सारी हदें पार कर दी। निशा की आंखें सिकुड़ गईं। क्या हुआ था? कबीर ने कहा, वो खुद को विक्रम की गर्लफ्रेंड कहती थी, लेकिन उसकी नजर अभय पर भी थी। अभय का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। कबीर ने आगे बताया, एक रात हम सब क्लब में थे। उस लड़की ने अभय के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की। जब हमने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने उल्टा सारा ब्लेम हम लोगों पर डाल दिया। विवान ने कहा, उसने विक्रम से कहा कि हमने उसके साथ गलत बिहेवियर किया। और विक्रम ने? वो कुछ पल रुका, उसकी बात मान ली। निशा ने हैरानी से पूछा, अपने दोस्तों की नहीं?
कबीर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, वो उस लड़की के प्यार में इतना ब्लाइंड था कि उसने हमें ही गलत समझ लिया। राघव ने कहा, हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन विक्रम सुनने के लिए तैयार नहीं था। कबीर ने गहरी सांस ली। और उस लड़की का पास्ट भी ऐसा था कि हम सब जानते थे कि वो सिर्फ विक्रम के पैसों और स्टेटस के पीछे है। लेकिन विक्रम को लगता था कि हम उससे जेलस हैं। निशा ने धीरे से पूछा। फिर कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कबीर की आवाज धीमी हो गई। फिर एक दिन वो लड़की मर गई। निशा की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? अभय की नजर खिड़की की तरफ चली गई। कबीर ने कहा, उसकी मौत के बाद विक्रम ने सारी जिम्मेदारी हम पर डाल दी। उसने मान लिया कि उसकी मौत के पीछे हमारा हाथ है। विवान ने गंभीर आवाज में कहा, हमने लाख समझाया कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। राघव ने कहा, उस दिन के बाद हमारा बचपन का दोस्त हमारा दुश्मन बन गया। निशा कुछ पल तक चुप रही। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अगर विक्रम आज भी उसी बात को सच मानता है, तो फिर इतने साल बाद भारत वापस आकर उसने निशा को निशाना क्यों बनाया? निशा कुछ पल तक बिल्कुल शांत बैठी रही। कबीर, विवान और राघव अभी भी विक्रम और उस पुरानी घटना के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन निशा का ध्यान अब उनकी बातों से ज्यादा अपने दिमाग में चल रही कहानी पर था। अचानक उसके दिमाग में जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया। विक्रम राठौर। निशा की आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगी। 1 मिनट, उसने मन ही मन दोहराया। विक्रम राठौर। उसके दिमाग में नॉवल के कुछ सीन्स तेजी से घूमने लगे। उसे याद आया कि जिस नॉवल को वह अपनी दुनिया में पढ़ रही थी, उसमें हीरो का नाम विक्रम राठौर था। और यही विक्रम इस कहानी में अभय का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। निशा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मतलब, अभय और विक्रम की दुश्मनी सिर्फ यहीं तक नहीं रहने वाली। उसने धीरे से अभय की तरफ देखा। अभय शांत बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर विक्रम का नाम आते ही जो सख्ती आई थी, वह निशा से छिपी नहीं थी। निशा ने मन ही मन कहा, ओह गॉड, तो यही वो पॉइंट है जहां से कहानी असली ट्रैक पर आने वाली है। फिर उसे अचानक कुछ और याद आया। हीरोइन। निशा की भौहें सिकुड़ गईं। अगर विक्रम इस कहानी का हीरो है, तो उसकी हीरोइन कौन थी? वो कुछ सोचने लगी। उसे कहानी का प्लॉट लगभग याद था, लेकिन इतने सारे कैरेक्टर्स और घटनाओं के बीच हीरोइन का नाम उस समय उसके दिमाग में साफ नहीं आ रहा था। निशा ने खुद से कहा, 1 मिनट, हीरोइन का नाम क्या था? उसने अचानक सामने बैठे अभय को देखा। अगले ही पल वह सीधे पूछ बैठी, अभय, उस लड़की का नाम क्या था? अभय ने उसकी तरफ देखा। किस लड़की का? निशा ने जल्दी से कहा, वही, विक्रम की गर्लफ्रेंड। अभय कुछ पल चुप रहा। फिर उसने बिल्कुल सामान्य आवाज में जवाब दिया, तान्या। निशा के चेहरे के सारे भाव एक पल में बदल गए। तान्या। उसके दिमाग में जैसे घंटियां बजने लगीं। नहीं, ये नाम नहीं है। वह कुर्सी पर सीधी होकर बैठ गई। उसने मन ही मन अपनी याददाश्त पर जोर दिया। नॉवल में विक्रम की हीरोइन का नाम तान्या नहीं था। फिर ये तान्या कौन है? निशा के माथे पर हल्की शिकन आ गई। उसने कहानी के पेजेस अपने दिमाग में पलटने शुरू किए। उसे साफ याद था कि नॉवल में विक्रम राठौर की लव स्टोरी थी। उसकी हीरोइन थी, लेकिन उसका नाम तान्या नहीं था। निशा की सांस थोड़ी तेज हो गई। मतलब कहानी पहले ही बदल चुकी है। उसने धीरे से कमरे में मौजूद सभी लोगों को देखा। अभय, कबीर, विवान, राघव, और फिर खुद को। उसने मन ही मन कहा, मैं यहाँ आने के बाद सिर्फ एक कैरेक्टर की जगह नहीं बदली हूँ। मेरी मौजूदगी ने पूरी कहानी का ट्रैक ही बदल दिया है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। फिर अचानक उसे नॉवल का सबसे खतरनाक हिस्सा याद आया। अभय और विक्रम की आखिरी लड़ाई, उसके बाद होने वाली घटनाएं, मौतें, और निवारा मैंशन में लगी आग। निशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने मन में कहा, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर मैं कहानी में आ ही गई हूँ, तो इस बार कहानी अपने हिसाब से नहीं चलेगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक डिटर्मिनेशन थी।
सबसे पहले मुझे पता लगाना होगा कि तान्या कौन है, और उससे भी जरूरी। उसने अभय की तरफ देखा। मुझे अभय और विक्रम के बीच की ये दुश्मनी खत्म करनी होगी। उसने मन ही मन आगे सोचा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वही होगा जो नॉवल में हुआ था। अभय और विक्रम एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे, फिर दोनों की लड़ाई में सिर्फ दोनों नहीं मरेंगे। उसकी नजर एक पल के लिए नीचे झुक गई। उनके आसपास के लोग भी मारे जाएंगे। निशा ने धीरे से अपनी मुट्ठी बांध ली, और आखिर में उसे अपनी ही मौत याद आ गई। वही आग, वही मैंशन, वही कहानी का आखिरी चैप्टर। उसने सिर झटक दिया। नहीं, मैं उस एंडिंग को दोबारा नहीं होने दूंगी। अब निशा के चेहरे पर एक हल्की सी दृढ़ मुस्कान आ गई। मैं पहले ही इस कहानी में बहुत कुछ बदल चुकी हूँ। अभय अब पहले जैसा अकेला नहीं है। उसके दोस्त उसके साथ हैं, और अब मैं भी उसके साथ हूँ। फिर उसके दिमाग में एक और विचार आया, लेकिन सिर्फ अभय को बचाना काफी नहीं होगा। मुझे विक्रम को भी बचाना होगा, क्योंकि अगर विक्रम कहानी का हीरो था तो निशा जानती थी कि वह भी इस कहानी का हिस्सा था। और अगर वह कहानी को बदलना चाहती थी तो उसे किसी एक पक्ष को जीताना नहीं, पूरी कहानी को बदलना था। निशा ने मन ही मन फैसला किया, सबसे पहले तान्या का सच पता करूंगी, फिर पता लगाऊंगी कि उस लड़की की मौत के पीछे असली सच्चाई क्या थी। और उसके बाद उसने अभय की तरफ देखा। अभय और विक्रम को एक दूसरे का दुश्मन बनने से रोकूंगी। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। इस बार इस नॉवल की एंडिंग में लिखूंगी। निशा ने धीरे से अपना सिर उठाया और सामने बैठे अभय को देखने लगी। अभय अभी भी शांत था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सीरियसनेस थी, लेकिन निशा अब उसे पहले की तरह सिर्फ नॉवल का विलन नहीं समझती थी। वो उसे करीब से देख चुकी थी। उसका अपने दोस्तों के लिए केयर करना, अपने परिवार के लिए प्रोटेक्टिव होना, और आज उसे कुछ हो जाने के डर से ऑफिस से भाग कर आना। ये वो अभय नहीं था जिसे उसने नॉवल में पढ़ा था, या शायद नॉवल में कहानी अधूरी थी। निशा ने मन ही मन कहा, शायद मुझे पूरी सच्चाई कभी बताई ही नहीं गई। तभी अभय ने उसकी तरफ देखा। इतनी देर से क्या सोच रही हो? निशा थोड़ा चौंकी। कुछ नहीं, कुछ तो है। अभय की नजरें उसके चेहरे पर टिक गईं। निशा ने तुरंत बात बदलने की कोशिश की। मुझे बस विक्रम के बारे में सोचकर थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी। कबीर ने तुरंत कहा, उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। विवान ने भी सिर हिलाया। विक्रम पहले जैसा नहीं रहा। निशा ने पूछा, आप लोगों को पूरा यकीन है कि उस लड़की की मौत के पीछे आपका कोई हाथ नहीं था? कमरे में अचानक खामोशी छा गई। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। अभय की आंखें भी गंभीर हो गईं। कबीर ने दृढ़ आवाज में कहा, हमें पूरा यकीन है। राघव बोला, उस रात हम वहां थे, लेकिन हमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर उसकी मौत कैसे हुई? निशा ने पूछा। इस बार कोई जवाब नहीं आया। अभय ने धीमे स्वर में कहा, यही तो सवाल है। निशा की आंखें चमक उठीं। तो इसका मतलब अभय को भी पूरी सच्चाई नहीं पता। अब मामला और इंटरेस्टिंग हो गया था। अगर ओरिजिनल नॉवल में भी यही मिस्ट्री थी, तो शायद तान्या की मौत ही पूरी कहानी की सबसे बड़ी वजह थी। निशा ने मन ही मन फैसला किया, मुझे उस रात के बारे में पता लगाना होगा। तभी कबीर का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और कॉल रिसीव किया। हाँ, दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा। कबीर का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या? वो अपनी चेयर से उठ गया। तुम्हें पूरा यकीन है? कुछ सेकंड सुनने के बाद उसने कहा, ठीक है, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। कॉल कट गया। निशा तुरंत खड़ी हो गई। क्या हुआ? कबीर ने उसकी तरफ देखा। विक्रम भारत में है। निशा का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या? राघव और विवान भी चौंक गया। इतनी जल्दी? अभय ने गंभीरता से कहा, वो कल रात ही इंडिया आया है। क्या तुम्हें पहले से ये पता था? विवान ने पूछा। हाँ, आज सुबह ही पता चला है। निशा के दिमाग में तुरंत नॉवल का अगला चैप्टर घूम गया। ओरिजिनल स्टोरी में भी विक्रम इंडिया आने के बाद ही अभय से आमने सामने हुआ था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बांध ली।
मतलब कहानी बहुत तेजी से ओरिजिनल ट्रैक पर वापस जा रही है। लेकिन इस बार एक फर्क था। निशा यहाँ थी और वह चुप बैठने वाली नहीं थी। तभी अभय ने उसकी तरफ देखा। तुम आज अकेले कहीं नहीं जाओगी? निशा ने तुरंत पूछा। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें किडनैप करने की कोशिश हुई है। निशा कुछ बोलने वाली थी, लेकिन अभय ने सख्त आवाज में कहा। और मैं दोबारा रिस्क नहीं लूंगा। निशा ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ठीक है, फिर मन ही मन बोली। लेकिन मुझे भी अपना काम करना होगा, क्योंकि अगर विक्रम सच में आ चुका है, उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ गई, तो मुझे उससे पहले मिलना होगा। और इस बार अभय और विक्रम की कहानी दुश्मनी पर खत्म नहीं होगी। निशा ने मन ही मन एक और फैसला किया। सबसे पहले मुझे तान्या की मौत की सच्ची ढूंढना होगा, क्योंकि शायद इस पूरी कहानी की चाबी उसी के पास है।